Shubhashish, students of 10th and 12th who are going to appear in 2027 for the board's examination. Boards are not going to be easy, okay? I'm listening to so many teachers online who are teaching. कई जगह पे थोड़ा सा सेंसेशनलाइजेशन हो लगती है और कई जगह पे, लेकिन एक बात पक्की है कि स्टूडेंट उनके फॉलोअर्स हैं, स्टूडेंट्स उनको लाइक करते हैं, स्टूडेंट्स उनको प्यार करते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो एक दे स्ट्राइक अ कॉर्ड विद द स्टूडेंट्स, ओके, ऑनलाइन। एंड आई वाज व्हेन 12th standard and 10th standard maths examination was going on at that time, प्रीवियस डे पे टीचर्स ने बहुत सारी वीडियोस डाली हैं और उन्होंने ये कहा कि ये क्वेश्चन आएगा, बट देयर वाज लॉट ऑफ गेस वर्क एंड ऑल दैट व्हिच आई डू नॉट बिलीव इन, ओके। I believe in working at the foundation of any subject, concept of any subject. So let us talk straight away. एक तो 10th और 12th के बच्चों की पढ़ाई शुरू हो चुकी है, अब तक यदि नहीं हुई है तो हो जानी चाहिए थी। दूसरी बात, किसी भी चीज को जब आप करोगे तो मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज डू नॉट लीव एनीथिंग अनटच्ड। जिसको आपने रेफर ना किया हो, उसकी डीप डाइविंग ना की हो। जब आप एआई मोड पे जाते हो तो उस पर लिखा होता है लेट्स डाइव डीप इनटू द टॉपिक, दैट इज नॉट टू बी टेकन केयर ऑफ। अब आपको हर चीज को एआई पे नहीं जाना है अपने कुछ भी करने के लिए। हाँ, कुछ वीडियोस अवेलेबल हैं, फेमस टीचर्स की भी हैं, जहां पे आपको लगे कि चीजें कॉम्प्लिकेट हो रही हैं तो वहां पे आपको हेल्प लेनी चाहिए, एवरीथिंग, ओके। 12th standard science में केमिस्ट्री का टॉपिक आई विल बी कवरिंग। I had been teaching chemistry for so many years. Okay, after that I became a principal. Then I started guiding all subjects. Physics को डिफिकल्ट मानते हैं, लेकिन जब फिजिक्स समझ में आनी शुरू करती है, मैथ समझ में आना शुरू करता है, तो आई थिंक दे आर द इजीएस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स एक्चुअली। बहुत ब्यूटीफुल। और केमिस्ट्री के बारे में कहते हैं कि केमिस्ट्री कभी भी किसी के साथ दगा नहीं करती। केमिस्ट्री को सांझा बिल्ला बोलते हैं कि ये सबके साथ सपोर्ट करती है। लेकिन जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ नोट्स डाले हैं आपके, अप्रोक्सीमेटली 6 शीट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, जिनको मैं डिटेल में डिस्कस भी करूंगा। लेकिन आई विल बी स्ट्रेट वे स्टार्टिंग विद सम न्यूमेरिकल्स फ्रॉम इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का पार्ट है इसके अंदर। इस चैप्टर को यदि हम डिवाइड करें तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन नॉर्मली बाइनरी। बाइनरी का मतलब हुआ 2 टाइप के सॉल्यूशंस हैं उसके अंदर। और उसके बाद सॉलिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। तो सॉलिड्स में सॉलिड लिक्विड गैस का सोल्यूशन हो सकता है, लिक्विड में सॉलिड लिक्विड गैस का सोल्यूशन हो सकता है। और मेरे जो फर्स्ट शीट आप पढ़ोगे उसके रिलेशंस में एग्जांपल दे रखा है अमलगम्स एंड एलॉयज। अमलगम्स एंड एलॉयज क्या हैं? अमलगम तो है एक सॉलिड लिक्विड का सॉलिड में सोल्यूशन, ओके, राइट, ओके, राइट। और जो एलॉयज हैं वो क्या है? मिक्सचर्स ऑफ, होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ। ये कॉन्सेप्ट आपने 6, 7, 8 में किया है। एक बात मैं आपको ध्यान दिला दूं, जो बच्चे अभी शुरू में, जो आपके ब्रदर सिस्टर जो भी हैं, उनको कन्वे कर दे, कोई भी कंसेप्ट जो 6th ऑनवर्ड्स आपने पढ़ा है वो 11th के और 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कंसेप्ट्स को इम्बाइब किया जाता है, उसको अंदर रखा जाता है, समझा जाता है, तो वो भूलता नहीं है, ओके। इसमें फिर सॉलिबिलिटी है, उसके बाद कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको आना चाहिए। इतना कोई टेक्निकल डिटेल में नहीं, लेकिन फिर भी यू मस्ट बी एबल टू, यदि आपको मोलैरिटी दे रखी हो तो मोलैरिटी कहाँ यूज होती है, मोलैरिटी क्यों बनाई गई, क्योंकि मोलैरिटी में वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और जो मोलैलिटी है, मोलैलिटी वो है नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ द सॉल्यूशन, ओके। तो जहाँ पे डेंसिटी और वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है, ये छोटी चीजें टिप्स बनी चाहिए, ओके। ये एबीसी है केमिस्ट्री। उसके बाद राउल्ट लॉ है। राउल्ट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है इसके अंदर, ओके, कि जो किसी भी सब्सटेंस की फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉलिबिलिटी है, कि सॉलिबिलिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। नेचर पे तो डिपेंड करती है, यदि एक सब्सटेंस दूसरे में डिसॉल्व ही नहीं होता, इनसॉल्युबल है, वो सॉल्युबल नहीं है, तो फिर तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता, ओके। राउल्ट्स लॉ है। फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज जो मोल्स पे डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन पे डिपेंड करती हैं। इसमें फिर एक कॉन्सेप्ट आता है वेपर प्रेशर, वो ऑलरेडी गैस प्रॉपर्टीज में आया होगा आपके पास, लिक्विड प्रॉपर्टीज के अंदर। कहते हैं कि जब एक सॉलिड डिसॉल्व हो जाता है, डिसोल्यूशन के मैकेनिज्म को समझना बहुत जरूरी है। डिसोल्यूशन का मतलब होता है, सेकंड पेज पे मैंने डिसोल्यूशन के मैकेनिज्म को दिखाने की कोशिश की। अब पुराना डायग्राम है, 6th ऑनवर्ड्स ये डायग्राम चलता जा रहा है।
ओके। तो वहां पे ये कहते हैं कि जब एक सॉलिड डिसॉल्व होता है, बिट बाय बिट जब वो डिसॉल्व होता है तो वो धीरे धीरे उसमें मिक्स हो जाता है। यदि वो कलर है तो सारा सोल्यूशन का कलर हो जाता है। तो वो जाता कहाँ है, वो क्या होता है, पार्टिकल्स की फॉर्म में ब्रेक हो जाता है। एनर्जी चाहिए, हर फैक्टर के लिए एनर्जी चाहिए। जब हम तीन स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हैं तो तीनों में एनर्जी है। जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो एनर्जी गेन करेगा, जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा तो एनर्जी गेन करेगा, चेंज ऑफ स्टेट होगा। ओके राइट, दैट विल हैपन, वो होगा। ओके राइट। तो उसके बाद इसमें कोएगरेटिव प्रॉपर्टी के बाद इफेक्ट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ चार कोएगरेटिव प्रॉपर्टी। पहले रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फिर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मतलब क्या हुआ, बेसिकली जब हम ये मान कर चले कि जो सॉल्वेंट है उसमें हमने सोल्यूट को ऐड किया तो उसके बाद क्या क्या होगा, वेपर प्रेशर इफेक्ट होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा या घटेगा, फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा या बढ़ेगा। तो यदि वो बढ़ रहा है तो एलिवेशन है, घट रहा है तो डिप्रेशन है, राइट। और उसके बाद आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली का मतलब ये होता है कि आपने, हमारे सबके घरों में आरओ सिस्टम्स हैं, वो रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब ये होता है कि नॉर्मली ऑस्मोसिस का मतलब ये होता है कि मान लीजिए दो सब्सटेंसेस हैं, दो सॉल्यूशंस हैं, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन क्या करती है, वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ करती है एक बीच में से निकलना। सोल्यूट पार्टिकल्स आर टू बिग इन साइज। ओके, नॉर्मली हम पार्टिकल्स जब कोई सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाता है किसी भी सब्सटेंस के अंदर तो वो मॉलिक्यूल साइज में या आयंस में या एटम्स और मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे शुगर, अब शुगर का जो फॉर्मूला है, शुगर एक बड़ा मॉलिक्यूल है। जब आप उसको पानी डालकर स्टर करते हो थोड़ी देर के बाद वो डिसॉल्व हो जाता है। जब वो डिसॉल्व हो जाता है तो कहाँ चला जाता है, ठीक है। हमने क्या किया, मैकेनिकल फोर्स लगा के जल्दी डिसोल्यूशन को फास्टर कर दिया। डिसोल्यूशन यदि हम एक ही जगह पे छोड़ देंगे तो इट विल टेक टाइम टू मिक्स। पार्टिकल्स की मूवमेंट से क्या होता है, मिक्सिंग होती है, मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस शुरू हो जाती है पार्टिकल की मूवमेंट से। और क्योंकि सॉल्यूशन मिक्सचर है तो यदि हमने सिर्फ डाल के छोड़ दिया, उसको मिक्स नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली मिक्सचर कंप्लीट होमोजेनियस नहीं होगा। यदि हमने सिर्फ चीनी की एक चम्मच डाल के छोड़ दी तो वो जाके बॉटम पे जाके बैठ जाएगी, धीरे धीरे डिसॉल्व होगी। कुछ पार्ट में सोल्यूट ज्यादा प्रेजेंट क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, तो कहीं से फीका होगा, कहीं से मीठा होगा, दैट विल हैपन। तो ऑटोमेटिकली दिस इज टू बी करेक्टेड। ओके, जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो पहले है, फिर मॉलिक्यूलर मास, फिर हम कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर मास। हम क्या करते हैं, इन मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करते हैं यूजिंग ऑल दीज प्रॉपर्टीज। ओके, सभी में नंबर ऑफ मोल्स है, मोल्स क्या होता है, मास पर यूनिट, मास डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसे डिवाइड करते हैं हम उसको। ओके, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट कंपाउंड। ओके, एलिमेंट और कंपाउंड, उसको हम ऐड करते हैं उसके अंदर। हम मॉलिक्यूलर, अब होता है क्या, जब हम मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे कुछ डिफेक्ट आते हैं। फिर हम उन डिफेक्ट्स के अंदर करेक्शन फैक्टर लगाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है इस चैप्टर का। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रॉल्ट से शुरू होते हैं, उसके बाद आपके रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, उसके बाद इनका सभी का सम अप हो जाता है ऑलमोस्ट, जब हम मॉलिक्यूलर मासेस को कैलकुलेट करते हैं यूजिंग 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, अब हमें पता चलता है कि जो एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास नहीं आया तो फिर हम क्या करते हैं, उससे करेक्ट एक करेक्शन फैक्टर लगाते हैं, जिसको बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर। उस वांट ऑफ फैक्टर से हम करेक्ट मॉलिक्यूलर मास को ऑब्टेन करते हैं। ये सारे चैप्टर का जिस्ट है। 7 नंबर का चैप्टर ये आता है, और इस 7 नंबर के चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको 11 से करनी है। 11 से इक्विलिब्रियम बहुत जरूरी है। गैस लॉज, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप एंड गैस कांस्टेंट बहुत जरूरी है। इक्विलिब्रियम में लीच एटलस प्रिंसिपल को समझना। अब जैसे सॉल्यूशन है, मान लीजिए आपने लीच एटलस प्रिंसिपल में किया हुआ है कि जब भी एक चेंज होगा, चाहे वो फिजिकल है या केमिकल है, केमिकल चेंज के रूल्स अलग हैं। लीच एटलस प्रिंसिपल में फेमस रिएक्शन एग्जांपल क्या था, नाइट्रोजन इज एडेड टू हाइड्रोजन टू ऑब्टेन अमोनिया। कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो सकती है, कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक हो सकती है। जिन्होंने 11th में थर्मोडायनेमिक्स किया है उनको अच्छी तरह से पता है कि बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, हीट कैसे प्रोड्यूस होती है। कोई भी प्रोसेस जो है, हम टोटल रिएक्टेंट्स का एनर्जी निकालते हैं, बॉन्ड एनर्जी, फिर टोटल प्रोडक्ट्स की निकालते हैं।
ओके, यदि प्रोडक्ट्स की ज़्यादा हो और रिएक्टेंट्स की कम हो, या रिएक्टेंट्स की ज़्यादा हो और प्रोडक्ट्स की कम हो, तो कहाँ गई वो एनर्जी? या तो वो गेन हुई या वो रिलीज हो गई। यदि वो रिलीज हो गई तो वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो गया, यदि वो गेन होगी तो वो एंडोथर्मिक हो गया। प्रोसेस उसमें प्रोसेस ने हीट को ले लिया अपने अंदर, सिस्टम के अंदर। सिस्टम क्या है? कोई भी चीज हमने क्लोज कंटेनर में दी, वो एक सिस्टम है। ओके, राइट। वो सिस्टम कैसा हो सकता है? आपने थर्मोडायनेमिक्स किया हुआ है। आई विल बी रिवाइजिंग these numericals in the form of numericals. I'll be revising each and everything for you, but I request you to study these 6 pages which I am forwarding to you. इसमें रिडॉक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि रिडॉक्स से हम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट वेट से हम निकालते हैं नॉर्मेलिटी, और मॉलिक्यूलर मास से हम निकालते हैं मोलैरिटी। समझना बहुत जरूरी है कि इसका मतलब क्या है, टेक्निकली इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। हम नॉर्मेलिटी क्यों यूज करते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्यों निकालते हैं, और मोलैरिटी कहाँ यूज करते हैं, इस डिफरेंस को समझना जरूरी है। और एक और बड़ी टाइट्रेशन रिएक्शंस आपने की थी 11th के अंदर। ओके, डॉक्स का पार्ट है वो। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, देन ऑक्सैलिक एसिड, ये तो प्रैक्टिकल का पार्ट भी है। प्रैक्टिकल इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन नॉर्मली वी फेल टू कंप्लीट ऑल दिस न्यूमेरिकल्स इन द स्कूल्स। दिस इज एन एक्सेप्टेड फेलियर, आई एक्सेप्टेड, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें इन्वॉल्व हैं, सब कुछ इन्वॉल्व है, टीचर्स की विल भी इन्वॉल्व है, एक फंक्शनल लैब का होना भी इन्वॉल्व है। बट डोंट वरी, आई विल बी टेकिंग यू टू अ वर्चुअल लैबोरेटरी इन माय चैप्टर। तो सबसे पहले हम करेंगे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एनालिसिस को समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए छोटे छोटे सेपरेट टॉपिक तैयार करके मैं आपके सामने रखूंगा। मेरा मेन पर्पस है बच्चों से बात करना, उनको पढ़ाना। ठीक है, कोई भी फाइनेंशियल या इसमें फाइनेंशियल एंगल नहीं है, लेकिन हाँ एक रिक्वेस्ट जरूर है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड सी द इफेक्ट ऑन योर टीचिंग। 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इसी के थ्रू एक स्पेशल मैं मैसेज डाल रहा हूँ। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जिस भी स्टेप पे आप अड़ते हो, उस टॉपिक को जब तक नहीं छोड़ना जब तक आप समझ में ना आ जाए आपके। दिस इज द की टू सक्सेस। परसिस्टेंस, परसिवियरेंस, किसी भी चीज के पीछे पड़ने से समझ में आती है। नॉर्मली क्या होता है कि जो चीज आपको नहीं समझ में आती है आप उससे परे हट जाते हो। ओके, इस जो दे रहा हूं मैं, आई एम कमिंग बैक टू द 6 pages विच आई एम शेयरिंग टुडे। इसमें बहुत सारे नोट्स हैं, मैंने 11th केमिस्ट्री के भी नोट शेयर किए हैं, उनको मैं अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। इसका जो सेकंड पार्ट है, मिसिबिलिटी, लिक्विड टू लिक्विड मिसिबिलिटी, लिक्विड मिक्सेबल होते हैं या नहीं होते। ओके, जैसे मस्टर्ड ऑयल और पानी मिक्स नहीं होते, लेकिन दूध मिक्स हो जाता है। अब दूध क्या है, उसमें सस्पेंशन हैं बहुत सारी। ये जो क्यों क्यों की बीमारी है ना, ये बहुत जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें बताती है कि हम सीख रहे हैं। आप यदि ये सोचो कि बिना मिस्टेक किए आप पास हो जाओगे, तो मैंने आपको अभी मैंने वीडियो शेयर किया था अजय बांगा जी का, इंडियन ओरिजिन के बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं। ही हैज वर्कड फॉर मेनी बैंक्स एंड नाउ ही इज वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर हैं। एंड यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड, एक ऐसा बैंक जो सारी दुनिया को सपोर्ट करता है, छोटे कंट्रीज को लोन्स देते हैं, वो उनके प्रोजेक्ट्स को सक्सेस करते हैं, और ये देखते हैं कि वो जो पैसा दिया है कहीं वो इधर उधर लगा दिया उन्होंने, किसी आर्म्स में, वेपनरी में तो नहीं खरीदने में लगा दिया। उनका मेन पर्पज होता है ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, ह्यूमैनिटी है नहीं, लगती नहीं, दिखती नहीं। एंड आई एम प्रेइंग टू गॉड, आज आजकल ईद का टाइम है, सो पहले बात तो सबको वेरी वेरी हैप्पी टू एवरीबॉडी। और मैं चाहता हूं कि शांति रहे। ये जो जिन देशों को सुप्रीमेसी की आदत है, वो इस सुप्रीमेसी से बाहर आए, जिन्हें जियो और जीने दो की पॉलिसी को फॉलो करें। राइट, कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इंसान है हम, इंसानियत से हमारा नाता होना चाहिए। मैंने यहाँ पे ये भी लिखा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, हम इंसान है और इंसानियत से हमारा नाता होना चाहिए। शुभाशीष एवरीबॉडी, दिस इज नीरज शर्मा और एजुकेशन एंड परवरिश। मे गॉड ब्लेस यू। मैं एक चीज भूल गया, अजय बांगा जी ने, अभी लेटेस्ट इंटरव्यू में देखा था
कि फेल होना इज अ गुड थिंग, है ना. I am 61 and a half and I am trying to become an online teacher. I'll become an offline and I'll do it. I will definitely do it. I'm not going to. पहले बार I will not fail because I'll keep trying. If a person देखिए अब if a person keeps trying, he will never fail. I'll keep trying, and I will try to reach as many students as possible. And I will do so with the help of my students from St. Xavier's and DAVs who we have gained. That is why I do not call, I have an experience of 42 years, yeah, 41 and a half years. I am writing 42 years of learning. May God bless you. Let's persevere, let's work hard, let's keep working, and let us have faith in Him. Thank you.